जल्दी आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट। एक जो हमने ये वाला केस लिखा था बच्चों, अभी भी स्क्रीन, ये पता नहीं क्यों 11 बजे वाली क्लास में प्रॉब्लम आती है, बाकी सब ठीक चलते हैं। चलो दूसरे मेथड से देखते हैं जब तक चलता है। हाँ, एक बच्चों जो ये वाला मेथड था, ये जो हमने किया था, इसमें क्या होता है बच्चों, एक सिनेरियो तो ये बनता है कि ऐसे टीआर हो जाए, बाकी दूसरा सिनेरियो ये भी बनता है कि जो रेज हैं वो सीधा रिफ्रैक्ट होके ही पहुंच जाए ऑब्जर्वर तक। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ टीआईआर वाली रेज ही ऑब्जर्वर तक पहुंचेंगी, इस केस में रिफ्रैक्शन वाली रेज भी पहुंच सकती हैं। तो मतलब या अब एंड जो रिफ्रैक्शन वाली रेज होती हैं वो मेजोरिटी में होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली टीआईआर वाली तो बड़ी पर्टिकुलर रेज होती हैं। तो मतलब यहाँ पे बच्चों, मतलब ये थोड़ा ध्यान से अब करना पड़ेगा अटेम्प्ट ये क्वेश्चन। फिनोमिना दोनों इन्वॉल्व हैं, बिना टीआईआर के जैसे सिंपल रिफ्रैक्शन करवा दो, मतलब जैसे ये आपका नॉर्मल हो गया, लाइट रे ऐसे जा रही है, यार ये क्या प्रॉब्लम है। एक मिनट,
ये सब तो मैंने कर ही लिया, वाईफाई से रिजॉइन, वाईफाई ऑफ ऑन। अच्छा, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने फन क्लास नहीं लगाई। ये इस तरह से रे बच्चों, क्या होता है कि अर्थ से हम जितना दूर जा रहे हैं वो रेयर मीडियम बनता जा रहा है ना बेसिकली। तो रे एक तरह से सबसे पहले वैक्यूम में थी, वो वैक्यूम से धीरे धीरे डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, तो इट कैन बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस केस में रिफ्रैक्शन भी होती है बच्चों, एंड ज्यादा रिफ्रैक्शन ही होती है। ठीक है, मतलब अगर हमें पूछा जाए तो हमें रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर मार्क करना है। होपफुली मतलब ऐसा कभी ना हो केस कि अगर दोनों ही ऑप्शंस हो, ऐसा कुछ हो जिसमें दोनों लिखी हैं, फिर दोनों मार्क करेंगे। अदरवाइज प्रेफर्ड आंसर इज रिफ्रैक्शन। तो ये यहाँ पे एक नोट कर लो। मतलब जितना हम अर्थ की सरफेस के पास आते हैं उतना ज्यादा डेंस होती जाती है ना एयर। बाहर तो सन के पास तो बिल्कुल वैक्यूम ही है। बच्चों पॉइंट क्लियर हो गया सबको? ओके, ठीक है जी। आ, ये वो जो प्रिज्म वाला केस यहाँ तक समझ आ गया सबको, जो हमने पढ़ा था कि कैसे हम इंसिडेंस एंगल से इमरजेंस एंगल निकाल लेते हैं और उसके बेसिस पे हम डिविएशन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों हम ये देखना चाहते हैं कि एक प्रिज्म से मिनिमम डिविएशन कब होती है। ठीक है, तो उसके लिए व्हाट वी डू इज, हम मतलब
हम सिंपल एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं बच्चों। हम ऐसे लाइट रे को किसी एंगल पे इंसिडेंट करते हैं। आई आया, आई से हमने ई मेजर कर लिया, ई से हमने डिविएशन निकाल ली, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम अब एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो दिस इज अ ग्राफ बिटवीन वाई एक्सिस पे डिविएशन और एक्स एक्सिस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बच्चों इट टर्न्स आउट कि ये जो ग्राफ बनता है, ये ग्राफ कुछ इस शेप का बन जाता है, ठीक है। तो ये प्योरली एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, कोई इसमें लॉजिक नहीं है। अब बच्चों यहां से हमें दो बातें समझनी है। पहली बात तो ये कि अगर हम देखें कि किसी एक डिविएशन के करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स बन रहे हैं, एक बार सोचो लॉजिकली, ये दो एंगल्स कौन से हुए? मतलब कि कोई दो एंगल्स ऐसे होंगे जिन पे डिविएशन सेम ही आएगी। ये आई और ई वाले एंगल्स होंगे, isn't it? क्योंकि मतलब रे को चाहे लेफ्ट से भेज दो आई पे, तो वो राइट साइड से ई से निकलेगी। अब उल्टा सोच लो, आपने राइट साइड से ई से भेजा तो वो लेफ्ट साइड आई से निकल जाएगी। तो डिविएशन तो सेम ही हुई ना बच्चों। तो तो जो एंगल आई है और उसी के करस्पॉन्डिंग वाला जो ई है, उन दोनों पे डिविएशन सेम होगी, ठीक है। अब हम देख सकते हैं ग्राफ से कि एक पॉइंट ऐसा बन रहा है जो सबसे लोएस्ट है, जिसके करस्पॉन्डिंग जो डिविएशन है वो सबसे कम आ रही है बच्चों। पहले ये बताओ बच्चों, आई और ई वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हम आई रखें या एंगल ऑफ इंसिडेंस ई रखें, डिविएशन सेम आएगी, है ना। अब हम देख सकते हैं ग्राफ का लोएस्ट पॉइंट, वो हमें दिख रहा है कि वहां पे डिविएशन मिनिमम आ रही है, राइट। तो दैट वी कैन सी इज करस्पॉन्डिंग टू वन एंगल ओनली। तो इसका मतलब ये केस कौन सा हुआ, जब आई इज इक्वल टू ई। तो बच्चों हमें ग्राफिकली ये पता चल गया कि भाई डिविएशन मिनिमम तब होगी व्हेन आई इज इक्वल टू ई, राइट।
तो अब अगर हम इसको निकालें क्या बनेगा ये? तो फॉर मिनिमम डिविएशन वी गेट I is equal to E. तो सैटरडे तो क्लास लगानी बड़ी मुश्किल लगती होगी आपको? टेस्ट की तैयारी करते हो ना आप? अच्छा, मतलब आदत है। ठीक है। तो फॉर मिनिमम डिविएशन वी गेट I is equal to E. अब बच्चों जो हमने रिजल्ट्स निकाले थे उनमें अगर हम देखें इफ I is equal to E, उससे क्या आ गया देखो। ये बच्चों फर्स्ट और थर्ड स्टेप से देखो। इफ I is equal to E, तो क्या R1 will be equal to R2, है ना? तो हमारे पास आ गया R1 इक्वल टू R2। और ये हुआ किसके इक्वल फिर? A by 2, because R1 plus R2 was equal to A, isn't it? तो अब अगर हम बच्चों फर्स्ट सरफेस के ऊपर स्नेल्स लॉ लगाएं, मतलब जो ऊपर वाला स्टेप 1 था, अच्छा चलो उससे पहले एक और वैल्यू लिख लेते हैं। तो अब जो हमारी मिनिमम डिविएशन है वो क्या बन गई? I प्लस ई माइनस है, एंड I और E तो इक्वल ही है, तो ये बन गया 2I माइनस है। तो I बन गया A प्लस डेल्टा मिन बाय 2। ठीक है जी। अब अगर हम फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएं, व्हाट डू वी गेट? साइन I is equal to n sin R1। यस बच्चों, ये वो केस है जहां पे जो लाइट रे है वो प्रिज्म के अंदर बेस के पैरेलल ट्रैवल करती है। तो इसलिए मैं आपको लास्ट टाइम कह रहा था कि पैरेलल मत दिखाओ। तो क्योंकि R1 इक्वल टू R2 आ गया, यहां से हमें पता चल गया। तो लिख लो एक रे ट्रैवल्स पैरेलल टू बेस।
तो ये फॉर्मूला बच्चों हमें याद रखना है. दिस इज नोन एज द प्रिज्म फॉर्मूला. ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? जैसे एक एग्जांपल ट्राई करो. ये बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है. ईशांक आपका गलत है, बाकी ठीक है सबका बच्चों. ठीक है सबका बच्चों, आसानी है बिल्कुल, है ना?
ये सेकंड एग्जांपल में जो मेरे ख्याल सीधा वैल्यू नहीं निकलेगी, एक्सप्रेशन सही बनेगा एक। ऊपर वाला हो गया ना सबका? वो बचा एक्सप्रेशन में ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और बच्चों ये भी होता है हर रोज की थोड़ी देर बाद चल जाता है, जैसे वार्म अप होना हो उसको। तो बस टीआईआर के लिए क्या है कि हमें इधर ये जो एंगल है ये सी बनना चाहिए ना। तो बेसिकली R2 इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3।
इस वाले केस हम पर्टिकुलर वैल्यू नहीं ढूंढ पाएंगे, तो R1 हो गया 60 माइनस साइन इनवर्स 1/√3। राइट, और अब हम फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? तो ये ऐसे बनेगा, हाँ, वी कांट सिंप्लीफाई इट फर्दर। क्लियर है एवरीवन? तो जो सी तो साइन इनवर्स NR/ND होता है ना, उससे निकाला। हाँ बच्चों, प्रिज्म वाले केस में कोई भी डाउट प्लीज आस्क। सी जो क्रिटिकल एंगल होता है उसका फॉर्मूला साइन इनवर्स NR/ND। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके, अच्छा मुझे ये बताओ कि एक थिन प्रिज्म के केस में मिनिमम डिविएशन क्या होगी? दीपजोत, आपके मैसेजेस एवरीवन को जा रहे हैं, प्लीज वो चेंज करो। तो ये थिन प्रिज्म के केस में देयर इज नथिंग लाइक मिनिमम डिविएशन, मतलब उसमें तो एक ही डिविएशन है, n-1 × a, राइट? ऑलराइट, सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट की डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म।
तो सबसे पहले तो बच्चों डिस्पर्शन का मीनिंग क्या होता है? डिस्पर्शन इज फैलना या बिखरना। तो दिस इज, तो बच्चों क्या होता है कि जिसको हम व्हाइट लाइट कहते हैं, देयर इज नथिंग लाइक व्हाइट लाइट एज सच। जैसे जो हमारी अलग अलग वेवलेंथ्स होती हैं, जो ईएम वेव्स है, तो विबग्योर है ना, वो तो सारी वेवलेंथ्स हैं उसमें, वायलेट, इंडिगो एंड सो ऑन। मतलब व्हाइट लाइट की कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ नहीं होती। व्हाइट लाइट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स। मतलब जहां पे सारी वेवलेंथ्स पहुंच रही हो, तो वो कॉम्बिनेशन हमें व्हाइट नजर आता है। तो डिस्पर्शन का मीनिंग होता है splitting of white light into its constituent colors। ठीक है। कोई आपके आसपास फिनोमेना जहां पे ऐसा दिखता हो? रेनबो, सीडी, यस। वो जो बबल्स होते हैं, सोप बबल्स, उन पे भी दिखता है अलग अलग कलर्स, है ना। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये फिनोमेना होता कैसे है। तो बच्चों क्या होता है कि अभी तक हमने एन की बात करी जरूर, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिफाइन करते थे। बट एक्चुअली क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन होता है, दैट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है। तो ये जो मतलब अलग अलग वेवलेंथ्स हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू कलर, इन सब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है। हम मतलब अभी तक लिख देते थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 लिख दिया, 1.5 लिख दिया। बट ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिखते थे बच्चों, एक तरीके से हम एवरेज मान लेते थे इसको। ठीक है। बट असली में हर कलर का या हर वेवलेंथ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो अलग अलग होता है। तो दिस इज गिवन बाय अ रिलेशन नोन एज कॉचीज फॉर्मूला। इससे आता है कि जो एन होता है दैट इज समवॉट ऑफ दिस फॉर्म, a+b/λ²। ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंट्स वगैरह मतलब हमें कोई याद नहीं रखने। अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है मान लो, तो वो वैल्यूज देंगे आपको ए और बी की। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज कि एन जो है बच्चों, वो कैसे वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि इनवर्स रिलेशन है। मतलब जैसे जैसे लैम्डा बढ़ता है, एन जो है वो कम होता जाता है।
ठीक है, तो मतलब अगर मैं लाइट की सारी अलग अलग वेवलेंथ्स लिखूं, तो हमें पता है कि वेवलेंथ्स इस तरीके से होती हैं। ठीक है, वो जो पिछले साल का नीट का क्वेश्चन था, विच कलर ऑफ लाइट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। तो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाता है। मतलब हमेशा रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा कंपेयर टू वायलेट, एंड इन दिस ऑर्डर। एंड बच्चों, इससे हम मतलब एक बच्चों आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ आनी चाहिए अब, कि जहां जहां भी कहीं पर भी हमारे रिजल्ट्स थे जिधर एन यूज हो रहा था, राइट, तो अब हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि उन सब रिजल्ट्स जो हैं वो वेवलेंथ ऑफ लाइट डिपेंडेंट हो गए। हमने जो पहले निकाले वो किसी जनरल एन के लिए निकाल दिए। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी वेवलेंथ यूज कर रहे हो, वो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। डिफरेंस बहुत थोड़ा सा होता है, मतलब मैंने एग्जैजरेटेड फिगर बनाया है, तो इतना भी कोई ज्यादा नहीं होता, बट होता जरूर है। तो बच्चों मुझे ध्यान से सोच के बताओ, आप अलग अलग कलर्स के क्रिटिकल एंगल्स के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो? मतलब किसका कम होगा, किसका ज्यादा होगा? तो क्रिटिकल एंगल जो होता है वो साइन इनवर्स 1/n होता है ना। तो वो उल्टा आ जाएगा। मतलब रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? ओके, इससे बेस बच्चों एक सिचुएशन देखते हैं, मुझे उसका आंसर करो। लेट अस से ये कोई बाउंड्री है, नीचे डेंसर मीडियम है, ऊपर रेयर मीडियम है।
हमने इस बाउंड्री पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट की हुई है, ठीक है, एट सम एंगल आई। तो एक हमारा ऑब्जर्वर वन यहाँ खड़ा है, एक ऑब्जर्वर टू नीचे ही खड़ा है डेंसर मीडियम में। ये जो बच्चों आई है, दिस इज जस्ट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर ग्रीन। ठीक है, आई इज जस्ट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्रीन। मतलब सीधी बात कि ग्रीन कलर का टीआईआर हो रहा है। तो बच्चों मुझे ध्यान से सोच के बताओ कि ऑब्जर्वर वन को क्या नजर आ रहा होगा और ऑब्जर्वर टू को क्या नजर आ रहा होगा। आदित्य गलत है तुम्हारा। मैं बच्चों फिर से आप समझ गए ना हम क्या कह रहे हैं कि अ, उसका टीआर हो रहा है जो ग्रीन के करस्पॉन्डिंग। मुस्कान ठीक है, आर्यन ठीक है, ओजस ठीक है।
जस्ट कन्वर्ट का आंसर कहाँ है? हाँ ठीक है, जस्ट कन्वर्ट। करमन ठीक है। कशिश ठीक है। आदित्य अब ठीक है। ग्रीन को भी इंक्लूड करो ना बच्चों, आप में मतलब आप से बहुत लोगों ने ग्रीन को लिया ही नहीं है कंसिडरेशन में। किसी एक तरफ तो ग्रीन भी आएगा। अमिताभ ठीक है। ध्यान से करो बच्चों, आसान है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है ऐसा। अमिताभ ठीक है। दीपजोत ठीक है। देखो भाई बच्चों, अब क्या करना है इसमें। सी, जो सिचुएशन दी हुई है, दबे ठीक है, आ, उससे हमें क्या पता चल रहा है? किसका एकदम पता चल रहा है कि हाँ भाई इसका तो टीआईआर हो ही रहा है? ग्रीन का तो 100% ही हो रहा है, वो तो क्वेश्चन में ही दे दिया, राइट? तो ग्रीन तो डेफिनेटली टीआईआर अंडरगो कर रहा है। इसका मतलब बच्चों ग्रीन किसको दिखेगा, 1 को या 2 को? 2 को ऑब्वियसली है ना, अगर टीआईआर हो रहा है तो। अब बच्चों हमें ये समझना था, अब जो ऊपर वाली बात हमें देखनी थी, तो 2 के साथ ग्रीन कलर तो अटैच हो ही गया, राइट? बट अब बात यहां खत्म नहीं हो रही थी। हम जल्दबाजी में ये नहीं कर सकते थे कि हाँ भाई हम कह दें कि 2 को ग्रीन दिख रहा है, बाकी सारे 1 को दिख रहे हैं। नहीं,
अब हमने ऊपर वाला रिजल्ट यूज करना था। हमें पता है कि क्रिटिकल एंगल जो है वो वायलेट से रेड तक जाते हुए बढ़ रहा है, राइट। हमें ये गिवन है कि आई जो है वो क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्रीन से बड़ा है। तो जो क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्रीन है वो क्रिटिकल एंगल ऑफ ब्लू से बड़ा हुआ, ये इंडिगो से बड़ा हुआ, ये वायलेट से बड़ा हुआ, इजंट इट। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई आई जो है वो ग्रीन के अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो ऑब्वियसली वो ब्लू के क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हुआ, वो इंडिगो के क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हुआ, और वायलेट के क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हुआ। इजंट इट। तो क्या मतलब हुआ इसका कि भाई अगर ग्रीन टीआईआर अंडरगो कर रही है तो ये जो वायलेट इंडिगो ब्लू हैं दे विल ऑल्सो अंडरगो टीआईआर, राइट। तो इसका मतलब अब क्या हो गया कि टू को कौन कौन से कलर्स दिखेंगे, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन, और अब जो वन को कौन से कलर्स दिखेंगे जिनका टीआईआर नहीं हो रहा, जो बाकी बचे, येलो ऑरेंज रेड। सबको समझ आ गया ये बच्चों। आकाश आपने पहले कुछ और लिखा था ना मेरे ख्याल, मैंने वही वाला देखा था, बाद वाला नहीं देखा मैंने शायद। हाँ पहले आपने ग्रीन नहीं लिखा था। बच्चों क्लियर हो गया सबको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज आस्क अगर कोई भी डाउट है। ऐसे क्वेश्चन सर हमेशा सीधे आएंगे ना कि इनका मिक्सचर, क्योंकि अगर एक ही दिख रहा हो और एक ही निकल रहा हो फिर तो हम कॉम्प्लीमेंट्री बोल देते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा है हमने। नहीं ऐसे ही आएंगे। ठीक। अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता कि आई इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्रीन, फिर क्या हो जाता बच्चों, फिर ग्रीन किसी को भी ना दिखता है ना, फिर ग्रीन तो बाउंड्री से निकल जाता, तो वो फिर ना वन को दिखता ना टू को दिखता। ओके। तो बेसिकली बच्चों व्हाट वी आर ट्राइंग टू गेट टू इज कि क्योंकि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉपर्टी है ये वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है, इसलिए अलग अलग कलर्स का बिहेवियर अलग अलग हो गया। मतलब कि अब क्योंकि अलग अलग कलर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, दे विल
bend by different amounts. In refraction. Right? तो अब बच्चों अगर तो हम बात करते हैं एक ग्लास स्लैब की, बताओ ग्लास स्लैब में जो रेस बाहर निकलेंगी वो मतलब अलग अलग हमें नजर आएंगी या व्हाइट लाइट ही नजर आएगी? यहाँ पे व्हाइट ही नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि ग्लास स्लैब में तो लाइट बेंड ही नहीं करती। राइट? मतलब ग्लास स्लैब में क्या होता है, जितना फर्स्ट सरफेस पे बेंड की, सेकंड सरफेस पे उतना ही उल्टी डायरेक्शन में बेंड कर गई, मतलब नेट डिविएशन 0 हो जाती है। राइट? अब जब डिविएशन 0 ही हो गई तो वो तो फिर हर कलर के लिए 0 आएगी। तो मतलब सारे के सारे कलर्स इकट्ठे ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिंस देयर इज 0 deviation, all colors still remain together after coming out of glass. तो बच्चों मेरे पास क्वेश्चन है कि लेटरल शिफ्ट सेम होगा या अलग होगा? ध्यान से सोच के बताओ। वो डिफरेंट होगा। राइट? सिंपल बात है ना। अगर कोई भी आपका रिजल्ट एन पे डिपेंडेंट है तो मतलब आपकी वैल्यू अलग अलग आएगी फॉर डिफरेंट कलर्स। क्या लेटरल शिफ्ट वाला रिजल्ट एन पे डिपेंडेंट था? यस। तो इसका मतलब लेटरल शिफ्ट अलग अलग आएगी। ठीक है ना? बट रेस पैरेलल रहेंगी एक दूसरे के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम ग्लास स्लैब के अंदर से देखें, क्या तब हमें रेज अलग अलग दिखेंगी या तब भी इकट्ठी दिखेंगी? तब अलग दिखेंगी। राइट? क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुई तो अगेन, क्योंकि डिफरेंट कलर्स का अलग अलग एन है तो उनका जो एंगल बनेगा वो अलग अलग बनेगा, तो वो थोड़े से अलग अलग हो जाएंगे कलर्स वहां पे। राइट? ये हम अभी आगे लिखेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो मतलब बच्चों
इससे ये क्लियर हो गया कि ग्लास स्लैब तो डिस्पर्शन नहीं प्रोड्यूस करती। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक प्रिज्म की, एक प्रिज्म में देखते हैं क्या होगा। ये बताओ सबसे पहले फर्स्ट सरफेस पे क्या होगा। मतलब अब यहाँ पे मान लो हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, है ना, तो अब स्नेल्स लॉ से कलर्स बेंड करेंगे, एंड क्योंकि अलग अलग कलर्स का अलग अलग एन है, तो जो बेंडिंग होएगी वो भी अलग अलग होएगी, राइट। ध्यान से सोच के बताओ कि कौन से वाला बेंड करेगा ज्यादा, वायलेट या रेड। माय क्वेश्चन इज, ज्यादा बेंड कौन करेगा, वायलेट या रेड। बाहर बच्चों सबका एन सेम है ना, आउटसाइड सबका एन वन है। अब अंदर सोचो, अलग अलग आंसर आ रहे हैं अभी भी। चलो ऐसे सोचते हैं, अगर एन ज्यादा होगा तो ज्यादा बेंड करेगा या कम बेंड करेगा। जितना एन ज्यादा होगा बच्चों उतना ज्यादा बेंड करेगा। स्नेल्स लॉ लिख के देखो आप, बाहर आपने लिखा साइन आई इज इक्वल टू एन साइन आर वन, राइट। अब जितना एन ज्यादा होगा मतलब उतना आर वन छोटा होगा, मतलब आर वन छोटा मतलब वो ज्यादा बेंड की है, वो ज्यादा टूवर्ड्स नॉर्मल हो गया, इजंट इट। तो बताओ मुझे, अब बताओ सबसे ज्यादा बेंड कौन सा कलर करेगा। जिसका एन सबसे ज्यादा है, मतलब वायलेट, राइट।
नहीं सिलेक्ट हो रहा। ये ऐसा ही कुछ होता है ना वैलिड। अगेन बच्चों यहाँ बताओ इसके आगे अब क्या होगा। अब जब बाहर निकलने लगेंगे तो क्या होगा। तो अगेन बच्चों ये रेड और वायलेट जो है ये अलग अलग अमाउंट से बेंड करेंगे। ऑफ कोर्स आई एम ड्राइंग एन एग्जैजरेटेड फिगर ताकि हमें क्लियर हो जाए। व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द फिगर इज बच्चों कि जब ये रेज बाहर निकलेंगी तो ये सेपरेट हो जाएंगी, इनमें अलग अलग एंगल्स बन जाएंगे। अब जब ये एंटर कर रही थी तो ये पैरेलल थी, बाहर निकलते हुए नाउ दे आर एट डिफरेंट एंगल्स। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों। और बच्चों इसका रीजन क्या हुआ, हम कैसे समझेंगे कि भाई भाई हाँ इस केस में डिस्पर्शन हो रही है, मतलब क्या लॉजिक देंगे हम। यस, तो हम कहेंगे कि हमें पता है कि ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि एक प्रिज्म जो है डिविएशन प्रोड्यूस करता है, राइट। अब जो डिविएशन होती है बच्चों जो हमने पहले निकाली थी, क्या वो डिविएशन एन पे डिपेंडेंट है। यस, स्नेल्स लॉ हम लगा रहे हैं वहां पे तो एन तो आई गया पिक्चर में। एंड deviation is dependent on n, which further depends on color, right? तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो डिविएशन होगी दैट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। तो अगर डिफरेंट कलर्स के लिए डिविएशन डिफरेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उनमें वो सेपरेट हो गए।
ठीक है बच्चों। तो यहां से हम बच्चों एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं which is known as dispersive power। इसको बच्चों डिफाइन किया जाता है एज deviation of violet minus deviation of red upon average deviation। ठीक है कि भाई वायलेट ने कितना डिविएट किया माइनस रेड ने कितना डिविएट किया अपॉन एक तरह से एवरेज डिविएशन। ये बच्चों जो न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी है डिविएशन ऑफ वायलेट माइनस डिविएशन ऑफ रेड, वो अगर हम ऊपर वाले फिगर में देखें वो ये वाला एंगल थीटा हो गया दोनों रेस के बीच में। देखो this can be also written as theta upon average deviation। थीटा को हम बच्चों बोलते हैं एज एंगुलर डिस्पर्शन। एक्सक्यूज मी सर। यस सर एक बार ग्लास स्लैब वाला खोलना, जो ऊपर लिखा था, ग्लास स्लैब में पढ़ाया था अभी। इसमें ना मेरे को ये डाउट है, एक बार करके दिखाना। पहले सरफेस पे हमने बोला कि डिविएट हो जाएंगे सारे कलर्स जो होने भी चाहिए थे, दूसरे पे वो ज्वाइन कैसे करेंगे, दिखाना एक बार। तो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे ना दूसरे पे। तो पैरेलल होना और ज्वाइन बोल करना हम सेम ही बोलेंगे। अगर हम हाँ सामने कोई वो रख दें स्क्रीन सी, तो वो तो अलग अलग ही दिखाएगा सारे कलर्स, वो क्यों वाइट दिखाएगा? मतलब वो इतने पास पास हैं कि वो इट इज एज गुड एज व्हाइट लाइट। अच्छा ठीक है। और दूसरे केस में हमने ये कैसे बोला कि जब सेकेंड टाइम हो रही है रिफ्रैक्शन तब वो और दूर ही जा रहे हैं? और दूर ही जा रहे हैं मतलब हाँ, जैसे कुछ पहले थीटा था, जो पहली पहली रिफ्रैक्शन के बाद मान लो कुछ थीटा डैश था, तो हम ये बोल ही सकते हैं कि थीटा इज ग्रेटर देन थीटा डैश। तो ये कैसे बोला हमने सेकंड पे फिर स्नेल्स लॉ कि वो लगेगा। और वाइड में सेपरेट हो गए? हाँ तो और हाँ डिवीजन जी। हो तो वो निकल आएगा ना सेकंड सरफेस पे लगा के। बट ये कैसे बोल सकते हैं कि मतलब रेड? अच्छा, तो वॉयलेट अगर प्रिज्म एंटर करते हुए ज्यादा डिवेट किया था तो यहाँ भी करेगा? हाँ लिख के देखो। ठीक। ठीक है बच्चों चलो अभी दैट्स इट। ये इसके आगे मतलब इसको कैसे यूज करना है मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है होमवर्क आपका एक्सरसाइज 01 डी और ई पार्ट। मैंने पिछली क्लास में होमवर्क नहीं दिया था क्या? ठीक है चलो कोई नहीं। चलो ठीक है बच्चों बेस्ट ऑफ लक। ओके